इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब अपने 8वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त हमले जारी हैं। जहां इजरायली सेना ने ईरान में गुरुवार देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक परमाणु हथियार के विकास कार्यक्रमों से जुड़े ठिकानों पर हमले बोले, वहीं ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलों से हमला कर इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने मिसाइल के हमलों के दौरान उस पर क्लस्टर बम भी दागे हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान ने ऐसा आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया है। अगर इजराइल का ये आरोप सही है तो 7 दिन के संघर्ष में ये पहली बार होगा जब क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है। इस युद्ध सामग्री को लेकर दुनिया भर में पहले से ही विवाद है। 2008 में एक संधि के तहत इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में यहाँ जानना अहम है कि आखिर क्लस्टर बम क्या होते हैं, ये बम कितने खतरनाक हैं और इसे लेकर आखिर विवाद क्यों है, उनका इस्तेमाल कब और कहां किया जा चुका है, किस हालिया जंग में इसका इस्तेमाल की खबरें सामने आई थी, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयान। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है क्लस्टर बम। एक क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का संग्रह होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रास्ते में ही फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर इन्फेंट्री यूनिट या दुश्मन देश की सेना के जमावड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो मान लीजिए कि एक बम का टुकड़ा गिरता है और उस बम से सैकड़ों कई बम निकलकर आसपास के एरिया में विस्फोट कर देते हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार इन्हें विमानों, तोपखानों और मिसाइलों द्वारा दागा जा सकता है। क्लस्टर बम को हवा और जमीन दोनों जगह से दागा जा सकता है। क्लस्टर बमों को अलग अलग तरह से किसी भी देश पर दागा जा सकता है। इन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों के गोलों में भरकर निशाने पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा मिसाइलों, रॉकेट या एयरक्राफ्ट से नीचे भी गिराए जा सकते हैं। कई मल्टीपल लॉन्चिंग वाले रॉकेट सिस्टम एक बार में कई क्लस्टर बमों गिराकर बड़ी तबाही तक मचा सकते हैं। उदाहरण के लिए मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम का M26A/1 वेरिएंट एक बार में 518 बमों वाला क्लस्टर म्यूनिशन को ले जाने में सक्षम है। वहीं M864 वर्जन की तोप के जरिए एक गोले से 76 बमों वाले क्लस्टर बम को लॉन्च किया जा सकता है। बमों को जमीन से टकराते ही विस्फोट करने के लिए बनाया जाता है और उस क्षेत्र में किसी भी मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। कई बम तुरंत विस्फोट करने में विफल हो जाते हैं, लेकिन ये बम उनके उपयोग के लंबे समय बाद लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। क्लस्टर बमों से गोला बारूद दागे जाने के वर्षों या दशकों बाद भी ये फट कर लोगों को मार सकते हैं या फिर अपंग कर सकते हैं। 2008 में डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि के तहत क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। इस संधि में शामिल देशों को इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि दुनिया के कई देशों ने इस संधि का विरोध किया और इसका सदस्य नहीं बने थे। इनमें भारत, रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और इजराइल शामिल थे। सितंबर 2018 तक इस संधि पर दुनिया के 108 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। क्लस्टर म्यूनिशन कोलिशन के अनुसार 2008 में कन्वेंशन को अपनाने के बाद से 99% वैश्विक भंडार नष्ट हो जाएंगे। भले ही क्लस्टर बमों का उत्पादन और इस्तेमाल प्रतिबंधित है, लेकिन अमेरिका, इराक, उत्तर कोरिया और खुद इजराइल समेत दुनिया के कई देशों पर इसके प्रयोग करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का यह भी कहना है कि आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ये अंधाधुंध विनाश का एक कारण बनते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो क्लस्टर बम हताहतों में से 60% लोग रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान घायल हुए हैं, जिनमें से 1/3 बच्चे हैं। आपको बता दें कि क्लस्टर बमों का सबसे पहला प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय साल 1943 में तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी फौज ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्षों से कम 15 देशों ने इनका इस्तेमाल किया है। इनमें इरिट्रिया, इथियोपिया, फ्रांस, इजराइल, मोरक्को, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, रूस और यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल है। एक रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 200 प्रकार के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के दौरान इस बम का खूब उपयोग किया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पहाड़ियों में छिपे तालिबान लड़ाकों को मारने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को खूब क्लस्टर बम दागे, जिससे बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए। क्लस्टर बम वियतनाम, लाओस, इराक, कंबोडिया और सीरिया सहित कई अन्य देशों में पहले भी तबाही मचा चुके हैं और फिलिस्तीन भी इजराइल पर इन्हीं बमों के प्रयोग को लेकर कई बार पहले भी आरोप लगा चुका है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं। हालांकि इजराइल ने हमेशा से इन आरोपों को नकारा है।
आरोप यह भी है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण कई नागरिकों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को फिर से हासिल करने के प्रयासों को भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने युद्ध के दौरान क्लस्टर बमों पर जोर दिया। उसका तर्क ये था कि ये हथियार उसके सैनिकों को रूसी ठिकानों को निशाना बनाने और उसके जवाबी हमले में मदद करेंगे। यूक्रेन ने इन बमों को मुहैया कराने के बाद अमेरिका से भी मदद मांगी थी। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ही क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की बात को पहले भी नकारते रहे हैं। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार सुबह इजराइल ने ईरान और इराक हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर पर हमला किया। हालांकि हमले से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि किसी भी तरह के विकिरण का खतरा नहीं है। रिएक्टर को खाली करा लिया गया और नागरिक इलाकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वह परमाणु रिएक्टर पर हमला करेगा। इसके जवाब में ईरान ने दक्षिण इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला किया। बीरशेबा में अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि अस्पताल को अलग अलग इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और हमले में कई लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में 1000 से ज्यादा बिस्तर हैं और यहाँ 10 लाख लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अराक हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर तेहरान से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। ये परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने में मदद करता है, साथ ही ये प्लेटिनम का भी उत्पादन करता है। इसका परमाणु हथियारों में उपयोग किया जा सकता है। इससे ईरान को यूरेनियम के अलावा बम बनाने का एक और रास्ता मिल जाएगा। 2019 में ईरान ने हैवी वाटर रिएक्टर के दूसरे सक्रिय का भी शुरुआत की थी। उस समय ब्रिटेन प्लेटिनियम की मात्रा सीमित करने के लिए अराक रिएक्टर को दोबारा डिजाइन करने में मदद कर रहा था। इसके बाद 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते से अमेरिका को एक तरफा वापस लेने के फैसले के बाद परियोजना से हट गया था। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला न करने के लिए पहले भी कहा है। बहरहाल इन हमलों से एक बात तो साफ है कि युद्ध पूरे मोर्चों पर खुल चुका है, चाहे वो इजराइल हो चाहे ईरान। और इस पर अब अमेरिका की तरफ से एंट्री और डोनाल्ड ट्रंप का लगातार ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं इस युद्ध को भड़काने की आशंका और ज्यादा बढ़ा देता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।